दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र वॉल्यूम 2 में पढ़ेंगे। उस दिन हम लोग थोड़ा चर्चा किए कि अर्थव्यवस्था क्या है, क्षेत्र क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़े कि संगठित और असंगठित। अब आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ चुके भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का सबके बारे में पढ़ चुके। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि संगठित क्षेत्र में क्यों लोग जाना चाहते हैं। तो उसमें भी हम बताए थे कि संगठित क्षेत्र में नौकरी अस्थायी होता है, वहाँ सुरक्षा होता है, वहाँ पेंशन होता है, वहाँ प्रोविडेंट फंड मिलता है, वहाँ पर इंक्रीमेंट समय समय पर इंक्रीमेंट होता है। अगर किसी को अवकाश हो जाए तो उसके बदले में किसी को मुआवजा भी मिलता है, ठीक है। तो ये सारा फैसिलिटी है, लोग सिक्योर होते हैं, इसलिए लोग संगठित क्षेत्र में जाना चाहते हैं। वही असंगठित क्षेत्र में कोई नहीं। जितने दिन तक आपका शरीर है, आपका वैल्यू बना हुआ है, यही शरीर आपका इधर उधर हुआ और कंपनी वाले फैक्ट्री वाले आपको क्या करेंगे, निकाल देंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ कैन से दैट ऑल सेक्टर आर रिलेटेड टू ईच अदर। आप कैसे कर सकते हैं कि सारे सेक्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। जी हाँ, हम जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर प्रकृति से रिलेटेड है, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चर से है और टर्शियरी सेक्टर सेवा है। जैसे कपास का उत्पादन कहाँ होता है, प्राइमरी सेक्टर में होता है। कपड़ा कहाँ बनता है, सेकेंडरी सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, सेकेंडरी सेक्टर में। और उस कपड़े बने को हम अपने घर में नहीं रख सकते हैं, उसका क्या करेंगे, सेवा करेंगे। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, महाराष्ट्र, मुंबई विभिन्न शहरों में जाएगा। तो ये सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के द्वारा इसको विभिन्न भागों। और सपोज दैट ये प्राइमरी सेक्टर में कपास है, ये नहीं है तो कपड़ा कैसे बनेगा। जब कपड़ा नहीं बनेगा तो देश के विभिन्न भागों में कैसे जाएगा। सपोज कपास है लेकिन कोई निर्माण नहीं है, तो उस कपास का क्या वैल्यू, कपास रखा रखा से पड़ जाएगा। इसलिए सारे सेक्टर में अनुनाशनीय संबंध है, एक दूसरे के बिना सब अधूरा है, इसलिए तीनों में अनुनाशनीय संबंध है। अब हम एक और क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जाता है सीबीएसई 10th में कि आपका टर्सरी सेक्टर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है। टर्सरी सेक्टर एक समय था जब हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता था। 60% लोगों को नौकरी रोजगार देता था। आज भी हमारे देश में 60% लोग किसमें लगे रहते थे, कृषि कार्यों में लगे रहते थे। लेकिन अब सब खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि तृतीय क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ रही है। पर डे कुछ नया नया इन्वेंशन हो रहा है, और जो भी इन्वेंशन हो रहा है टर्सरी सेक्टर में, जैसे डिमांड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक से ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी आ गया, इसलिए इसका वैल्यू बढ़ गया। एक से व्यापार होने लगा, स्टोरेज होने लगा, स्टोरेज आने लगा, बड़े बड़े मॉल खुलने लगे, बहुत सारे वर्कर की जरूरत है। उसी तरह से शोरूम खुलने लगा, बहुत सारे लोगों की जरूरत है। उसी तरह से टूरिज्म बहुत विकसित कर रहा है, टूरिज्म बहुत विकसित कर रहा है। शॉपिंग ऑनलाइन भी होने लगा, ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत ज्यादा हो रहा है, एक से एक शॉपिंग होने लगा। उसी तरह से प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। पहले एक समय था जब केवल सरकारी स्कूल हुआ करते थे, अब उससे ज्यादा प्राइवेट स्कूल हो गए, इसलिए इसमें तृतीय क्षेत्र में बढ़ी होने लगा। उसी तरह से हॉस्पिटल की संख्या बढ़ने लगी, ठीक है। उसी तरह से बैंकिंग, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, एलआईसी, जीआईसी, सीएससी, इसमें बहुत सारी संभावनाएं आ गई। बहुत सारे डिपार्टमेंट खुलने लगे हैं, एक से एक नया नया डिपार्टमेंट, जो कि बहुत पहले सब नहीं हुआ करता था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारे चीज आ गए जिसमें कुछ भी संभावना नहीं था, इसमें हम लोग जीरो पर चल रहे थे। लेकिन विगत कुछ वर्षों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गया, इसलिए रोजगार की संभावना क्या हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इतना काम बढ़ गया है रोजगार का आना। अब एक और क्वेश्चन आता है कि रोजगार कैसे का सृजन कैसे हो, कैसे, हाउ कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। बहुत बार देखते हैं बच्चे इसको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर रोजगार का सृजन कैसे हो, रोजगार का सृजन कैसे हो, हाउ वी कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कृषि कार्यों से अलग जाना होगा। अभी तक हम लोग, हमारे देश में ट्रेडिशनल खेती हुआ करता था, ठीक है। एक ही खेत में बहुत सारे लोग, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती थी, बहुत सारे लोग लगे रहते थे। 1 बीघा जमीन है, घर के 20 आदमी उसी पर लगे हुए, प्रोडक्शन को कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन अब क्या होगा, इससे अलग जाने की जरूरत है, कृषि को छोड़कर अलग जाने। सस्ता ऋण जब आपके देश में हो जाएगा तो जाहिर है कि आपका लोगों को रोजगार। आज भी हम लोग क्या करते हैं कि ऋण का अभाव है, आज आपको बैंकों से ऋण नहीं मिल पाता है। हम सेठ साहूकार के चंगुल में फंस जाते हैं और हम ऋण जाल में फंस जाते हैं।
तो ये अगर सस्ते दर पर सरकार देना स्टार्ट किया है, ठीक है, तो सस्ते दर पर अगर ऋण मिलने लगे तो जाहिर है कि रोजगार का साधन मुहैया हो सकता है। उसी तरह से आधारभूत सुविधा का मतलब होता है आज रोड, बिजली, पानी, सिंचाई के साधन जो है, मार्केट, ठीक है, ये सब अगर हो जाए, आधारभूत सुविधा हो जाए तो जाहिर है कि लोगों को रोजगार मिलेगा। पहले क्या था, बड़े रोड नहीं था, बिजली की व्यवस्था नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं था, सिंचाई के साधन नहीं था, कोई मार्केट ही नहीं हुआ करता था। अगर सभी के सभी अगर अधिक से अधिक इसको हम प्रोवाइड करें तो जाहिर है कि हमारे यहाँ रोजगार की संभावना हो सकती है। उसी तरह से आपका स्थानीय बाजार होना चाहिए। हमारे यहाँ कोई स्थानीय बाजार नहीं होता था, दूर तक तो लोग किसानों को जाना पड़ता था, लोगों को जाना पड़ता था, और किसान के पास यातायात के साधन नहीं थे। इसलिए अगर लोकल मार्केट की व्यवस्था किया जाए, ठीक है, तो जाहिर है कि अधिक से अधिक क्या हो सकता है, लोगों को रोजगार मिल सकता है। उसी तरह से शिक्षा की व्यवस्था हो, क्योंकि किसी देश के विकास का रीढ़ वहां का शिक्षा होता है। जिस देश में लोग अगर शिक्षित होंगे, जाहिर है कि वहां का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। पहले अशिक्षित होते थे, कोई टेक्निकल हुनर नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। अब शिक्षा, तो शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। वही कैसे शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ट्रेडिशनल शिक्षा से काम नहीं चलने वाला है। आज जापान छोटे बच्चे होते हैं 6, 7, 8 में पढ़ते हैं और बहुत सारे कम्युनिटी करते हैं, उनका बनाया हुआ कितना सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा कि शिक्षा की व्यवस्था करना होगा। उसी तरह से लोगों के स्वास्थ्य बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य, हेल्थ, आज भी हमारे देश के लोग क्या है, हेल्थ के मामले में बहुत पुअर है। तो अगर लोगों को इनकम बढ़ेगा, ठीक है, तो लोग अपने ऊपर खर्च करेंगे, उनका हेल्थ क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और जब किसी देश में अगर हेल्दी लोग रहेंगे तो जाहिर है प्रोडक्शन अधिक होगा। हेल्दी रहेंगे तो अधिक से अधिक काम करेंगे, जो भी अधिक से अधिक काम करेंगे प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो भी प्रोडक्शन बढ़ेगा चिप में लोगों को मिलने लगेगा, जो चिप में मिलेगा लोग उसको क्या करेंगे, कम दाम पर खरीदेंगे, जो भी कम दाम पर खरीदेंगे तो उनका बचत होगा, जो भी बचत होगा वो सेविंग करेंगे, सेविंग के बाद क्या करेंगे, विनियोग करेंगे, और इस तरह से और क्या होगा, मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जो भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वही हमारे देश में इनकम में क्या होगा, बढ़ेगा और लोग स्वस्थ होंगे। लेकिन होता क्या है कि खाएंगे खिचड़ी, पोछ न उखड़ी, ठीक है, हम लोग खाते हैं खिचड़ी, कुछ नहीं, बहुत इंडिया के लोग आपसे है, कुछ नहीं हुआ, खिचड़ी चढ़ा दी, अरे जैसा हम खाएंगे वैसा ही होगा। तो हमारे देश के अधिकांश लोग, इंडिया के अधिकांश लोग बीमार, सबसे ज्यादा बीमारी लोग अपने इंडिया में, ठीक है, ये बहुत दुख के साथ कहना। तो जहां बीमार लोग रहेंगे वहां प्रोडक्शन कम होगा, जहां प्रोडक्शन कम होगा वस्तु का दाम हाई होगा, जब वस्तु का दाम हाई होगा तो आपका बचत क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जब भी आपका बचत निकल जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, जब भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो चुने मुने उद्योग आपके यहाँ रह जाएंगे, और वही आपका जब बचत होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो आप लोगे। आप कोई भी चीज प्रोडक्शन करो तो चीप इन्वेस्ट तो करो, तो अपने देश में टेक्नोलॉजी को लाओ। अपने देश में अगर टेक्नोलॉजी को लाओगे तो जाहिर है कि वस्तुएं सस्ती मिलेगी, जब वस्तुएं सस्ती मिलेगी तो लोग खरीदना। हमारी आदत हो गई है, हम मार्केट में जाते हैं, 10 दुकान पर जाते हैं, जो सस्ता उसी को लेते हैं, क्वालिटी को नहीं देखते। तो चीप वस्तु, आज हमारे देश में कुछ ऐसी कंट्री है जिनका मार्केट पूरा ही है, टोटल सामान उनके देश से हमारे देश में आता है। क्यों? क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, उनकी टेक्नोलॉजी हाई होगी। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी लाना होगा, और वो हाई टेक्नोलॉजी कब लोग ये करेंगे, जब यहाँ लोग शिक्षित होंगे। इसलिए शिक्षा और टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य जब ठीक हो जाएगा जाहिर है कि लोग अधिक से अधिक रोजगार में इन्वॉल्व होंगे। उसी तरह से एक टर्म आता है अंतिम वस्तु, इसमें हम लोग एक पढ़ते हैं अंतिम, फाइनल गुड्स, जो उपभोक्ता तक पहुंचती है। वैसी वस्तु जो उपभोक्ता तक पहुंचती है उसको हम अंतिम वस्तु कहते हैं। जैसे आटा आया, आटा से बिस्कुट बना, आटा आया, तेल आया, रिफाइन आया, चीनी आया, और लास्ट में क्या हुआ, बिस्कुट बना। तो जो आटा आया, तो आटा हमारा अंतिम वस्तु नहीं है, बीच में जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स आई वो सब नहीं। जो बिस्कुट बना वो हमारा क्या है, अंतिम वस्तु। तो हम अंतिम वस्तु, अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग जानिएगा जो उपभोक्ता तक पहुंची है, जो अंत में उपभोक्ता तक जो ऐसी वस्तु, कोई वस्तु जो उपभोक्ता तक पहुंचती है उसे हम अंतिम वस्तु कहते हैं। इस चैप्टर का एक और टॉपिक जो है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी बहुत बड़ा चीज है। कहा गया है, कोई कहा है, देने वाले तू मुझको गरीबी न दे, देने वाले तू मुझको गरीबी न दे, मौत दे दे लेकिन बदनसीबी न दे। दो चीज बहुत बड़ा, गरीबी बहुत बड़ा कष्टदायक होता है। डियर स्टूडेंट्स, किसी रुपी माँ
अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा पकवान खिलाना चाहती है, लेकिन आय रूपी बाप उसको ऐसा करने से मना कर देता है। हर एक माँ चाहती है उसका बच्चा अच्छा से अच्छा पकवान खाए, लेकिन इनकम अलाउ नहीं करता है। तो गरीबी बहुत बड़ा चीज होता है। इसलिए गरीबी का कारण क्या है? बेरोजगारी। तो बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगार किसे कहते हैं? वैसे व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर पर, प्रचलित मजदूरी दर का मतलब होता है जो मजदूरी चल रहा है उस पर काम करना चाहते हैं, फिर भी अगर उनको काम नहीं मिलता है तो ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। काम करना चाहते हैं, योग्यता है, क्षमता है, फिर भी अगर हमको काम नहीं मिले तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। कुछ बेरोजगारी के प्रकार चलते हैं, मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे बेरोजगारी जो वर्ष के कुछ खास महीने में काम मिलता है और बाकी महीने बेकार रहना पड़ता है, वैसी स्थिति को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे किसान भाइयों के लिए धान की खेती होने लगा, सारे लोगों को काम मिल गया, कटैया होने लगा, काम मिला, बाकी महीने क्या हो गया? बेकार रहना पड़ा, तो इसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी, आईए बीए पास ले दे के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, एक तरफ पढ़ लिखेगा तो छोटा मोटा काम नहीं करेंगे, वो डिग्री उनके काम में बाधा बन जाता है। पढ़ लिखे हैं अब छोटा मोटा काम नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति वो बेरोजगार है। क्या भाई एमए है, क्या भाई तो पीएचडी है, क्या करते हैं? कुछ नहीं, अभी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको शिक्षित बेरोजगार। वैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं जिनको कोई कार्य नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि जिस अनुपात में हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में हमारे देश में रोजगार के साधन क्रिएशन नहीं हो रहे हैं, इसलिए बेरोजगारी है। 1,100 बीमार वाली हालत है, इसलिए बेरोजगारी है। उसी तरह से संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब होता है कि सपोज दैट हम स्कूटर के फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, स्कूटर का डिमांड क्या हो गया? बंद हो गया, और अब क्या हो रहा है? कार का लोग डिमांड कर रहे हैं, तो जितने भी स्कूटर वाले काम करने वाले हैं वो क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। और कहाँ कार का डिमांड है? यहाँ पर जो इस संरचनात्मक में कभी कभी ऐसा सिस्टम आ जाता है, ठीक है, कि उस संरचनात्मक में परिवर्तन आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ टेलीफोन बूथ खुला था और वैसी स्थिति में क्या हुआ? मोबाइल का युग आ गया, लाखों बूथ क्या हो गए? बंद हो गए। घर में लोगों को रोजगार मिला था, एक बैग बंद हो गया, ठीक है। तो ऐसे संरचनात्मक बेरोजगारी इसको कहते हैं। उसी तरह से प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब होता है कि मान लीजिए हम काम कर रहे हैं, पंखा की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, इसमें ओवर प्रोडक्शन हो गया, लो प्रोडक्शन हो गया, पंखा के मालिक क्या कहेगा? भाई अभी बंद रहेगा कंपनी, अब जाइए, काम नहीं मिलेगा, ओवर प्रोडक्शन हुआ या घाटा में चलने लगा, बंद हो गया, तो हम क्या करेंगे? पंखा का काम जानते हैं तो पंखे में काम करेंगे, तो कोई तो निकल गए 1 महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीने के बाद हमको क्या किया? इतने दिनों तक हमारा जो फिजिकली मेंटली इकोनॉमिकली हरास हुआ उसको हम क्या कहते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी, उसको हम फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। इतने दिन हम टर्चर ही हुए, मेहनत किए, इसको हम घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। उसी तरह से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये कृषि के क्षेत्र में पाया जाता है। वैसे लोग जो क्या करते हैं? 1 बीघा जमीन है, 10 लोग काम कर रहे हैं, 50 मन धान पैदा हो रहा है, जमीन वही है। भूमि की विशेषता में आप लोग पढ़े होंगे कि भूमि की मात्रा सीमित है, इसको ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, ये सीमित होती है, ठीक है। उसमें कितना है? जनसंख्या तो बढ़ रहा है हमारे देश में, प्रत्येक मिनट 3 जनसंख्या, प्रत्येक दिन 36,000 की जनसंख्या बढ़ रही है इंडिया में। 1,70,00,000 की जनसंख्या इंडिया में प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। 1 बीघा जमीन 10 आदमी थे, 20 आदमी हो गए। 1 बीघा जमीन 10 आदमी, 50 मन धान पैदा होता था, 1 बीघा जमीन 20 आदमी हो गए, 50। टोटल प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन 10 लोग इतने आदमी कहाँ हैं? इसी में छिपे हुए हैं। इसको हम तकनीक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एक्स्ट्रा आदमी उसी पर लगे हुए हैं, उनके रहने वाला कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरह से तकनीकी बेरोजगारी, कोई मशीन या तो औजार आ गया, जहाँ पर हजारों लोग काम करते थे, कोई मशीन आया तो बाकी जितने भी लोग बेरोजगार हो गए, उसको हम टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। उसी तरह से खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है, खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब होता है हम काम करना चाहते हैं लेकिन हमको काम नहीं मिले, इसको खुली ओपन या अनैच्छिक बेरोजगारी भी कहते हैं। अब थोड़ा सा इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ मैं उपाय बता रहा हूँ, कुछ सरकारी उपाय है, कुछ जनरल उपाय है। पहला उपाय है कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। हमारे देश में स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को क्या करना होगा? बढ़ावा देना होगा। ये जितने ज्यादा रहेंगे अधिकांश लोगों को रोजगार मिलेगा।
उसी तरह से ऋण की कैपिटल की व्यवस्था करनी होगी, पूंजी की व्यवस्था करनी होगी। पूंजी के ऊपर पैसा कुछ काम होता है, अगर कैपिटल की व्यवस्था हो तो लोग रोजगार कुछ कर सकते हैं। उसी तरह से प्राकृतिक साधनों का क्या करना होगा, उपयोग करना होगा। हमारे देश में प्राकृतिक साधन आज लाखों लाख हेक्टेयर भूमि बंजर पड़ी हुई है। हमारे देश के साइंटिस्ट वैज्ञानिक और लोगों के टाइम में है कि बंजर भूमि को कैसे आबाद करें। आज हमारे देश में गंगा निकलती है, कई राज्यों को टच करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और पानी हम लोग स्नान करते हैं, जय गंगा मैया जय गंगा मैया, डुबकी लगाते हैं, काम खत्म। नहीं, उस पानी का इस्तेमाल करना होगा। गंगा का पानी बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, उस पानी का कैसे यूटिलाइजेशन करें। आज भी हमारे देश में कहा जाता है कि इंडियन एग्रीकल्चर इज गेमफुल ऑफ मानसून, भारतीय कृषि मानसून के साथ जीवित के खेल है। बारिश हुआ तो फसल हुआ, बारिश नहीं हुआ तो फसल नहीं हुआ। इसको रोकना होगा, इसको बचाना होगा। तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक साधनों का हम उपयोग करेंगे तब ना। आज भी हमारे यहाँ पानी का अभाव है। उसी तरह से तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देना। आज भी हमारे देश में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 50 सब्जेक्ट, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन नहीं है। आज स्कूलों कॉलेजों में कहीं लैब नहीं है, कहीं प्रयोगशाला नहीं है, कहीं कंप्यूटर लैब नहीं है, चल रहा है केवल दिखावे के लिए हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सब रहेगा तब लोगों का हमारे शिक्षा का निर्माण में बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं, केवल उसको किताबी कीड़ा बनाया जाता है, तकनीकी नहीं। अगर तकनीकी शिक्षा दिया जाए तो जाहिर है कि हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा। उसी तरह से आय और धन का समान वितरण, आज भी हमारे देश में आय और धन का समान वितरण है। एक करोड़पति है तो दूसरा करोड़पति है, इंडिया में ऐसा है और बाकी सब देशों में नहीं है। हमारे देश में कोई ऐसा है जिसके पास इतना रोटी है कि क्या खाएं, उनका मेनू बनता है। इस पार्ट को मैं थोड़ा सा भावुक होकर पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसे हैं जिसके पास अगर भोजन है तो उसके पास मेनू बनता है कि क्या खाएंगे। दूसरे तरफ ऐसे व्यक्ति है कि सुबह अगर भोजन है तो शाम को छकते हैं कि क्या खाना है। कितनी बड़ी विडंबना अपने देश में है। कपड़ा है, एक तरफ है कि अलमीरा अगर खोले तो क्या पहनेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक मैचिंग उनको देखा जाता है क्या पहने। और दूसरे तरफ ऐसे व्यक्ति है जिनको तन ढकने के लिए पैसे नहीं है, इधर फटा उधर फटा उधर फटा, जाऊं तो जरूर की। तीसरे तरह के मकान ऐसे व्यक्ति के पास है। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास हर एक शहरों में मकान है, अपना अपना बिल्डिंग है। बहुत ऐसे लोग हैं जिसके पास तन ढकने के लिए झोपड़ी भी नहीं है। बारिश होता है तो बारिश का पानी सारा माथे पे आता है, टप 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 टप, पानी इतना होता है कि घरों में घुस जाता है, नीचे से छप छपा छप 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 छप। क्या विडंबना। एक तरफ हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनको कोई पता नहीं चलता है, एसी में बैठे हुए हैं। तो ये आय और धन का असमान वितरण है। इंडिया में ऐसा भी आज ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास हजारों बीघा जमीन है, बहुत ऐसे लोग हैं जिसके पास नहीं। तो आय और धन का असमान वितरण है, जिसकी वजह से हमारे देश में बेरोजगारी है। उसी तरह से हमारे देश में वो मल्टीपल क्रॉपिंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ट्रेडिशनल खेती करते हैं, पूरे साल में एक फसल। इंडिया के हर एक भागों में मल्टीपल कृषि को अपनाया, जहाँ जो है कृषि जो भूमि है एक साल में अलग अलग ये किया जाए। कृषि को भी सरकार का ध्यान देना होगा। कृषि को भी एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने दिया जय जवान जय किसान। बाकी कृषि को अभी भी लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि किसान बेचारे भोले भाले होते हैं, तो कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं, खाने भर मिल जाता है। लेकिन नहीं, आज भी हम लोग हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप हम लोग आज आत्मनिर्भर हो गए। लेकिन ऐसा करना होगा कि आज भी हमारे देश में बहुफसली क्रांति है, जिससे किसानों का सर ऊंचा हो सके। उसी तरह से शिक्षा को रोजगार से जोड़ना होगा। अगर आप शिक्षित हैं तो इसको रोजगार से जोड़ना होगा। लेकिन हम लोग के यहाँ IABA में कोई गारंटी नहीं, कोई नहीं है, इसलिए बेरोजगारी है। और प्रेम से पढ़िए, जो व्यक्ति जिस लायक है उसको ही शिक्षा दीजिए। हम इंजीनियरिंग लायक नहीं है और हमको जानबूझ के में ढकेला जाता है। हम डॉक्टरी लायक नहीं है, हमारे परिवार की मानसिकता के अनुसार उसको लोग ही करते हैं। कभी हम एक अच्छा डॉक्टर और अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकते। इसलिए हमारे यहाँ शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जहाँ बच्चों को अच्छा से टेस्ट देकर उसके आधार पर उसको भेजना चाहिए। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप यूट्यूब को बने रहिए, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।